दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सभी कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज 2022 के जूनियर असिस्टेंट के और सिर्फ रीजनिंग का पोर्शन। अगर आप बाकी कंपोनेंट्स को भी देखना चाहते हैं, उनके भी पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जूनियर असिस्टेंट का 2025 का फोल्डर चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी अभी तक हमने रिकॉर्ड किए हैं, जैसे मैथ्स का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, जीएस का पार्ट हो गया और रीजनिंग का जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको पता है पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। एटलीस्ट आपको ये वहां से आइडिया हो जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग का पीवाईक्यूज, ठीक है, और 2022 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है और उसमें एक टॉपिक है मिक्स्ड कोडिंग, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ। देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईट टेस्टी फूड इज रिटन एज JOVANU। इसी तरह आपको टेस्टी इंडियन डिश का भी कोड दिया हुआ है और ईट स्पाइसी डिश का भी आपको कोड दिया हुआ है। हर वर्ड का एक सिंगल कोड आपको दिया हुआ है यहाँ। अब आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोड फॉर फूड। फूड का कोड आपने बताना है क्या होगा। जैसे आप ये हर वर्ड का कोई ना कोई कोड है, उसी तरह आपको फूड का कोड फाइंड करके आपको बताना। आई होप आपको ये पता होगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है। सभी को बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, हमने फूड का फाइंड करना है, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, फूड जो वर्ड है वो ना इस सेंटेंस में ना इस सेंटेंस में। इसका मतलब ये हो गया, जो फूड वर्ड है वो अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फूड का जो कोड है वो भी इस सेंटेंस में नहीं होगा और इस सेंटेंस में नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही कोड होगा। तो आप क्या करिए, डायरेक्टली कोड से ही फाइंड कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे VA किसी में है, यस यहाँ पे, इसका मतलब ये फूड का कोड नहीं हो सकता। NU किसी और सेंटेंस में है, यस है, मतलब ये भी फूड का कोड नहीं हो सकता। तो बचा क्या, JO। इसका मतलब जो फूड का कोड है वो क्या है, JO। एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का। और दूसरा क्या तरीका है, आप ईट का भी फाइंड करिए, टेस्टी का भी फाइंड करिए, फूड का अपने आप आ जाएगा। जैसे ईट का अगर फाइंड करेंगे तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में सिंगल वर्ड कॉमन है, ईट। ना टेस्टी है यहाँ पे ना फूड है, सिर्फ ईट कॉमन है। इसका मतलब कोड भी एक ही कॉमन होगा। कौन सा कोड कॉमन है, VA और VA। इसका मतलब ईट का जो कोड है वो है VA। सिमिलरली आपने टेस्टी का फाइंड करना है, टेस्टी का कोड फाइंड करने के लिए आपको सेकंड के साथ कंपेयर करना। जब इन दोनों में सिर्फ टेस्टी कॉमन है तो इन दोनों में एक कोड कॉमन होगा, और वो कौन सा कोड है, NU। इसका मतलब टेस्टी का कोड क्या आ गया, NU। कंप्लीट समझ आ गया। तो अब जो बचा वो किसका कोड होगा, फूड का। तो ये आ गया। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। मेरे हिसाब से जो पहला तरीका था वो ज्यादा इजी था। क्यों, क्योंकि उससे आपका टाइम सेव हो रहा है। हमने सिर्फ वहां पे सॉल्व नहीं करने होते एग्जाम में, हमें अपने आप टाइम भी सेव करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ग्रेजुएट हुए या फिर सोच रहे हैं JK SSB के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। देखिए, क्योंकि JK SSB की जब भी वैकेंसीज, आपने कुछ रूमर्स भी सुने होंगे, कोई 600 वैकेंसीज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हैं। देखो, वो रूमर्स भी नहीं है, हो सकता है कि बड़े रेफर हो चुकी हैं, बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि नवंबर में उसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाए। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप, और गवर्नमेंट की तरफ आपका इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया हुआ। फाउंडेशन बैच जो है, इसमें फाउंडेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी JK SSB में कॉमन पोर्शन आता है ना, उस सभी को पढ़ाया जाएगा। तो डेमो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 27 अक्टूबर से हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर आप डेमो अटेंड करना चाहते हैं तो कल आकर डेमो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे आना अपने गांधीनगर में। लोकेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा इसे। जो स्टूडेंट्स अगर बाहर के किसी एरिया से, रजौरी पूंछ साइड से, या फिर डोडा किश्तवाड़, या फिर कश्मीर, या फिर किसी भी दूर से एरिया से, अगर वो यहाँ पर आकर स्टे करना चाहते हैं जम्मू में, तो पीजीज भी अवेलेबल है। बॉयज और गर्ल्स दोनों के पीजी अवेलेबल है। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई भी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपने मिनिमम 6 मंथ्स देने, और 6 मंथ्स के बाद आपने डेडिकेटली पढ़ने के बाद आपने अपने आप को टाइम देना, और आपका 200% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो बेटा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया आपका बेटा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में आपको पता है 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पॉइंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है पॉइंटिंग। तो पॉइंटिंग का क्वेश्चन देखिए, ये पॉइंटिंग का है। मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा, बस मैं PYQs के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने एंड पे चेक करिएगा, अपने एंड पे सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है जो भी है
आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि भाई नहीं समझ आ रहा है, ये जैसा भी है, ठीक है। देखो बेटा, लेडी सेड, तो मैंने लेडी लिख दिया। अब मैं इसको लास्ट से पढ़ूंगा। अब जो बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेडी बात कर रही है, तो वो माई अपने लिए लगाएगी, बोली तो ये मेरी बहन। तो बहन जो होती है वो सेम जनरेशन की होती है, तो एक दूसरे के साथ सेम जनरेशन वाले हम साथ में खड़े करते हैं पैरेलली। और अगर जनरेशन ऊपर, मतलब मदर फादर को ऊपर और डॉटर और सन को नीचे। तो ब्रदर, ये ब्रदर किसका बेटा? ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, इस बहन का ब्रदर। इस बहन का ब्रदर मतलब इस लेडी का भी ब्रदर, ठीक है। डॉटर, ये डॉटर किसकी है बेटी? बेटा इस ब्रदर की। इस ब्रदर की कौन आ गई थी? डॉटर आ गई है। अब आ गया शी इज द डॉटर। ये शी किसके लिए लगाया इस सेंटेंस में? इस डॉटर के लिए। अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो इस सेंटेंस में मुझे बताइए शी किसके लिए लगा रही है? इस डॉटर के लिए, ठीक है। और अगर मैं पूरे सेंटेंस की बात करूं तो ये शी किसको पॉइंट, जिसको वो पॉइंट कर रही है उसी को शी बोल रही है। समझ आ गया? तो डॉटर अभी आपको पता ही है, आपने ड्रॉ किया डॉटर को, ये है डॉटर, इसी को शी बोल रहे हैं। और इसी को क्या बोल रहे हैं? गर्ल। पर्सन सिंगल है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तीन अलग अलग नाम से इनको बोला गया। डॉटर भी बोला, शी भी बोला और गर्ल भी बोला, ठीक है। कह रहे हैं हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल। कह रहे हैं ये जो लेडी है वो क्या लगती है इस गर्ल की? क्या लगेगी बेटा? इसके फादर की बहन। फादर की बहन कौन होती है? बुआ। और बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? आंट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका आंट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टफ नहीं था वो क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का, इजी था, इतना लेवल टफ नहीं था, ठीक है। What will be written in the place of question mark in the given series? मैं भी आपको ये थोड़ा सा बड़े क्लोज में लिखे हुए, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देता हूं। ये है क्वेश्चन मार्क और आपको पूछ रहे हैं बताइए जी क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। बड़ा इजी, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए, अगर आपने पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग, तो एक्स की पोजीशन होती है, मतलब ए से लेकर जब हम जेड तक की बात करते हैं, जैसे ए फर्स्ट पोजीशन में आता है, जेड 26 पोजीशन में आता है, उसी तरह एक्स जो होता है वो 24th पोजीशन में आता है, ई जो होता है वो 5th पोजीशन में आता है, जे जो होता है वो 10th पोजीशन में आता है, एम जो होता है 13th पोजीशन में आता है। अब बताइए जी 7th पोजीशन में कौन होगा बेटा? जी होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? जी। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है तो ये बिल्कुल इजी है आपके लिए, ठीक है। लेटर कोडिंग या फिर लेटर कोडिंग नहीं, लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन। चलिए, अब ये आ गया फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब देखिए, ये एक सीरीज है आपके पास 7, 10, 50, 22, क्वेश्चन मार्क 42 और 55, ये आ गया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखिए, जब आपको सीरीज का जो स्टार्ट और एंड, जैसे 7 से स्टार्ट हो रही है 55 पे खत्म हो रही है, अगर इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा ना हो, इन दोनों का डिफरेंस मतलब फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 7 से स्टार्ट करता, मैं यहाँ पे 400, 500, 900 पे चला जाता, तो डिफरेंस ज्यादा आ जाता। जब डिफरेंस बेटा ज्यादा आ जाता है तब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होता है, जब डिफरेंस ज्यादा नहीं होता तब प्लस माइनस का ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले एक काम करें, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ये डिफरेंस कितना आ गया? 5, और देन ये आ गया 7। ये आपको पता नहीं, ये अभी आपको पता नहीं है। और 8 और 5 कितना हो गया बेटा? 13। अब आपको सीरीज में आराम से कुछ ना कुछ दिख रहा हो, ये 3, 5, 7 और 13, इसका मतलब ये ऑड सीरीज चल रही है। ऑड सीरीज का मतलब आ गया, अगर यहाँ पे 7 है देन नेक्स्ट 9 होगा और देन नेक्स्ट क्या होगा? 11 होगा। तो ये सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 22 प्लस 9 इज इक्वल टू 31 आंसर। 31 में जब 11 ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। एक बार ये क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन सी, बिल्कुल इजी है। देखिए 20 क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट 1 में। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में अभी तक, सॉरी, जूनियर असिस्टेंट का अभी तक सिलेबस नहीं आया, जो नोटिफिकेशन आउट हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि तकरीबन क्या रहता है कि मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर 20 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। अब उनका वेटेज जो है वो डिसाइड नहीं होता, कि भाई कभी कभार जो होता है मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और रीजनिंग के कम होते हैं, कभी कभार रीजनिंग के ज्यादा होते हैं, मैथ्स के कम होते हैं, बट जनरली मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। और अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियोस जाकर देखेंगे तो मैंने वहां पे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे, आप उसमें जाकर लेवल भी देख सकते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का, तो इतना ज्यादा लेवल बेटा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, अगर आपका मैथ्स भी वीक है, तब भी अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते, तो मुझे ये लगता है अगर आउट ऑफ 10 अगर 10 क्वेश्चन आ रहे मैथ्स के, तो आप 8 आराम से कर लेंगे, थोड़ा सी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी हर एग्जाम का एक अपना अपना लेवल होता है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया, ये मैं आपको बता रहा था, बता दिया मैंने आपको। तो आंसर आ गया 31 और 31 आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
ये आ गया बेटा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, आपको पता है जब डायरेक्शंस बनाते हैं आप, तब ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। डन, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं अ मैन स्टैंडिंग इन अ लॉन फेसिंग नॉर्थ, मैन जो है वो लॉन पे खड़ा है और वो किसको फेस कर रहा है बेटा, नॉर्थ को फेस कर रहा है। फेस की जो डायरेक्शन है वो उसकी किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। कह रहे इफ द मैन टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल ही फेस नाउ। अब इन्होंने एंगल पे टर्न दिया है इनको, ठीक है। हालांकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको पता है एक लेफ्ट राइट का भी आता है क्वेश्चन, उसके बाद एंगल्स का भी आता है। ये क्वेश्चन एंगल के ऊपर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपके पास ऑप्शन है बेटा, एक होता है ये 90 डिग्री। पहले वो क्लॉकवाइज टर्न कौन सा होता है, जैसे घड़ी चलती है, ये होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक कौन सा होता है, ये उल्टा, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री है, तो उसने बोला पहले 45 डिग्री का टर्न क्लॉकवाइज, अगर वो नॉर्थ को फेस कर रहा है तो बेटा 45 डिग्री कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ, ये आ गया बेटा 45 डिग्री, ठीक है। अब वो किसको फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 135 डिग्री इन एंटी क्लॉक, तो पहले 45 और देन 90, क्योंकि 135 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 90 प्लस 45, डन। तो पहले मैंने 45 का टर्न दिया, वापस नॉर्थ में आ गया, और 90 का दिया, तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो आंसर आपका वेस्ट आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है, क्लॉकवाइज टर्न, मान लीजिए यहाँ पे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आपको एक एक एंगल का ही बताया, 45 डिग्री और 135 डिग्री, कई बार 2-3 बार बताते हैं, 4-5 एंगल दे देते हैं। तब आपने क्या करना होता है, क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज वाले टर्न लिखने होते हैं 45 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज के नीचे एंटी क्लॉकवाइज वाले लिखने होते हैं, जैसे ये 135 डिग्री, डन। इन दोनों को माइनस किया, जब माइनस किया तो आंसर कितना आया, 90। अब बात यहाँ पे आती है, जो 90 है वो क्लॉकवाइज टर्न लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बेटा एंटी क्लॉक लेना है। कैसे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वही टर्न लेना होता है। अगर यहाँ पे 180 होता तो आप क्लॉकवाइज टर्न लेते, ठीक है। यह आ गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज टर्न, 90 डिग्री का ले लिया इसने। अब मुझे बताइए, पर्सन देख रहा है नॉर्थ को, अब स्टार्टिंग में नॉर्थ से 90 डिग्री जो टर्न होगा एंटी क्लॉक, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, वेस्ट। ऐसे करो जैसे मर्जी करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड से भी कम टाइम का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। जिस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की मैं बात कर रहा था, उसी का जो जिसकी फॉर्म फिलिंग डेट चल रही है अभी, ठीक है, तो उसी का हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। रिकॉर्डेड वीडियोस डेली अपलोड हो रही है, बहुत अच्छे लेवल में हम पढ़ा रहे हैं। आप कुछ वीडियोस हमने ओपन भी करके रखी हैं, जैसे आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्टोर में जाइए, डाउनलोड करके उसके बाद स्टोर में, एप्लीकेशन के स्टोर में जाइए, वहां पर जाकर आपको दिख जाएगा कुछ वीडियोस हमने ओपन की हुई है, आप जाकर वहां पे कंटेंट की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, रेगुलर टेस्ट रहेंगे, इंटरेक्शन करिए, जो डाउट आ रहा है फैकल्टी से डायरेक्ट बात हो सकती है आपकी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये भी, चलिए बेटा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। ये बेटा चैप्टर अच्छे से पढ़ ही लो, क्योंकि ना अब इसके क्वेश्चंस बड़े आते हैं, देखा जाता है हर कोई, हर मतलब जिसमें भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सिलेबस में मेंशन है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ये इसका, ठीक है। तो ये आप पढ़ ही लो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये कंक्लूड कर देता हूँ, ये समझा देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हो। कह रहे स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, दिस नंबर 1 एंड नंबर 2, यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। कह रहे आपने जो स्टेटमेंट में उसको 100% ट्रू करना है या एज्यूम करना है आपने। मतलब ये बात है कि अगर आपको स्टेटमेंट में देख रहा है कि द कलर ऑफ मिल्क इज ब्लैक, तो आपको ये मानना है कि मिल्क का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लैक ही होगा। आपको ये कंसीडर नहीं करना कि मिल्क का कलर व्हाइट होता है, आपने ये कंसीडर करना है कि मिल्क का कलर ब्लैक ही होता है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है। इसका मतलब ये है। फिर बोल रहे देन कंसीडर द टू कंक्लूजंस टुगेदर एंड डिसाइड व्हिच ऑफ देम लॉजिकली फॉलोज बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। कह रहे फिर उसके बाद आपने इन दोनों को कंसीडर करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। फिर अगर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये फॉलो कर रही है तो फॉलो करेंगे, अनफॉलो अगर नहीं फॉलो कर रही तो मतलब नहीं फॉलो कर रही। समझ आया। अब पढ़ते हैं इसको। राहुल रीड्स 20 पेजेस अ डे। कह रहे राहुल जो है वो 20 पेजेस डेली पढ़ता है, ठीक है, डेली के वो 20 पेजेस पढ़ता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, इसमें आ गया कंक्लूजन पहला, राहुल इज पुअर इन रीडिंग। देखिए सबसे पहली बात, कहीं पे भी जस्ट इन्होंने एक बड़ा वेग सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राहुल जो है वो 20 पेजेस डेली पढ़ता है। इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं निकलता कि वो रीडिंग में पुअर है, तो इसका मतलब वो 20 पेजेस पढ़ता है डेली।
उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको हैबिट हो पढ़ने की, उसका शौक हो, उसकी हॉबी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट ये रीजन जरूरी नहीं, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। समझ आया? राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम्स, देखिए जरूरी नहीं, ये भी इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं किया हुआ कि उसका एग्जाम है इसलिए वो डेली 20 पेजेस पढ़ रहा है, उन्होंने बोला 20 पेजेस पढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसका एग्जाम हो, तो ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया ये चीज? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए आपने, ये आ गया बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल चैप्टर है जिसमें बोर्ड मास लगाते हैं। बोर्ड मास क्या होता है आप सबको पता होगा, बोर्ड मास होता है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पता अगर बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट, अगर आपको इक्वेशन में ब्रैकेट दिख रही है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन ऑफ सॉल्व होगा, देन डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब कह रहे हैं ये एक इक्वेशन है 10b 2a 5b और 3, कह रहे a का मतलब क्या है बेटा ऐड, b का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, c का मतलब क्या है सब्ट्रैक्ट और d का मतलब क्या है बेटा डिवाइड। समझ आ गया? d का मतलब डिवाइड है, ये मैंने लिख दिया डिवाइड। a का मतलब क्या है बेटा ऐड, तो ये ऐड करके प्लस करके 5। b का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 3। ये हो गया यहाँ पे आपका खत्म। अब आपने इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास की हेल्प से। तो मुझे बताइए डी पहले आता है, डिवाइड करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन, पहले डिवाइड करना है। 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 5 आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, और फिर मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 इज इक्वल टू 20। बेटा एक ही स्टेप पे आप कर सकते हो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, अदरवाइज एक ही स्टेप पे आप सारे एक ही टाइम पे ये सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं। तो बेटा आंसर क्या आएगा आपका 20, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस शिफ्ट में 7 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, सिर्फ 7 क्वेश्चन। देखिए मैं अगर मैं थोड़ा सा भी इस वीडियो को ज्यादा मतलब लेंथी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बाकी कंपोनेंट को ऐड करके, बट अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो मैंने वहां पे क्या किया हुआ है, एक्सक्लूसिवली कंपोनेंट की वीडियोस बनाई हुई है। जैसे मैथ्स तो मिस सिर्फ मैथ्स का ही वीडियो आएगा, चाहे वो फिर आधा घंटा है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, या फिर 1 घंटा है। और अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग एक ही शिफ्ट को डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारी शिफ्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, एक एक को करके चलेंगे आराम से, ठीक है। बाकी आप देखिए कि आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के लेवल के अकॉर्डिंगली ये आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हालांकि मुझे ये लगता है कि 99% सॉल्व होने चाहिए स्टूडेंट से, क्योंकि इजी लेवल है काफी ज्यादा। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने लेवल से अपने आप को इम्प्रूव करो, पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।